प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लेसन नंबर 3 चला हुआ था, रीढ़ की हड्डी, उसका कुछ भाग हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। अब आगे का इसका भाग देखिए कि किस प्रकार एक पढ़ा लिखा परिवार ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता। उनका मानना है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं वो घर गृहस्थी के काम को निपुणता से नहीं करती, और उनकी यह भी धारणा है कि उन्होंने कोई नौकरी वगैरह नहीं करवानी, ना ही उन्होंने उसको पॉलिटिक्स में रखना है। तो इसलिए वो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की को अधिक मान्यता अपने घर में नहीं देना चाहते। अब देखिए इसको आगे से। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। अर्थ कि गोपाल प्रसाद का मानना है कि कुछ जो परिवार हैं लड़की की ज़्यादा शिक्षा को अधिक मान्यता नहीं देते, और उन्हीं में से एक लड़की एजुकेशन को, लड़की की शिक्षा को वो ऐसा ही मानते हैं। रामस्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। शंकर धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से आप। गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप हैं हंसते हुए मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। गोपाल बाबू। गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, हैं यही है, हैं आपकी लड़की। हंसते हुए, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा। रामस्वरूप, जरा सा पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। रामस्वरूप, नहीं साहब वह तो मैंने अर्ज किया ना, अर्थात मैंने पहले ही बता दिया था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। गोपाल प्रसाद, हूँ। संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है। वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग भी। उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, हूँ, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हैं, अर्थात मेरी कमीजें भी उमा ही सिलती है, ऐसा रामस्वरूप ने कहा। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो माँ। गोपाल प्रसाद से, हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा रुकी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हो, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी,
जब कुर्सी मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना नहीं। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तुल कर रहे हैं? और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक पर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बेन ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफ हो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के खुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रत्न की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। अर्थात इसी के साथ ये हमारा जो पाठ है रीढ़ की हड्डी आज समाप्त हुआ। कि आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार एक पढ़ी लिखी लड़की की शिक्षा को दबाया जाता है, उसके विचारों का दमन किया जाता है, और लड़की को पहले पता था कि किस प्रकार शंकर लड़कियों के कॉलेज के इर्द गिर्द चक्कर काटता था, और उसको एक बार पकड़े जाने पर क्या सज़ा मिली थी। वह जो नौकरानी थी उसके पांव पड़कर वहाँ से लोगों ने उसको बचाया था। और आज वह लड़का जो अपने लिए एक कम पढ़ी लिखी लड़की चाहता है, लेकिन उसने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए हैं, इन सब को भुलाकर वह एक पढ़ी लिखी लड़की पर किस तरह दबाव बनाना चाहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा जो पाठ था रीढ़ की हड्डी आज समाप्त हो चुका है, और आशा भी करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कि सभी विद्यार्थी इस पाठ को अच्छी तरह दोबारा फिर घर पर अच्छी तरह पढ़ेंगे, और यदि फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो उसको मेरे साथ साझा करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? प्रश्न नंबर 2, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। प्रश्न नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप
किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 10, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न करने हैं।